हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी यानी कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसका ज्योग्राफी क्लास 6 की, किस क्लास की दोस्तों? 6 क्लास की चैप्टर 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, चैप्टर 1 मैंने आपके लिए करा दिया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, हमेशा क्या होता है, अगर आप ईवीएस की बात करेंगे, यदि आप ईवीएस की बात करेंगे तो मैं आपके लिए बता दूं कि ईवीएस में क्या होता है कि टोटल आपका जो एनसीईआरटी है उससे ही आता है। आपका 60% तो पेडागोजी आती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और आपका 40% फैक्ट आते हैं, और फैक्ट आपका टोटल का टोटल आपका एनसीईआरटी से आता है। तो आप एनसीईआरटी को यदि आप कवर कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर किसी में 30 ऑफ 30 लेकर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। यानी कि हर सब्जेक्ट में आप 30 मार्क्स गेन करेंगे, ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कॉपी पेन ले लिया होगा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ देखें, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको लिखा हुआ कम मिलेगा, लेकिन फैक्ट आपको समझने के लिए मिलेंगे। और आप अगर स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको समझते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर ये हमारी क्या है, ये हमारी एक पृथ्वी है दोस्तों। आपको दिख रही होगी पृथ्वी का एक, मतलब हमने सीन लिया है इसको, ठीक है। पृथ्वी आपको पता होगा 23.5 अक्षांश झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है, आपको पता है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ये वाला आपका, और ये आपका इस साइड में होगा आपका दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये उत्तर होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी हम मैप की बात करेंगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, वो आपका पूर्व माना जाता है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका पश्चिम माना जाता है, और आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपका उत्तर माना जाता है, और आपका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आपका दक्षिण माना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, इन चारों चीज़ों को। इसीलिए ये ऊपर का हिस्सा है तो ये उत्तर हो जाएगा, और नीचे का हिस्सा ये दक्षिण हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता भी होगी, नॉर्मल चीज़ है, फिर भी मैंने सोचा आपके लिए बता दूं यदि आपको किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। यही आपका अक्षांश रेखाओं से संबंधित है, ये वाला। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो इस साइड से इस साइड के लिए, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, क्या ये काल्पनिक रेखाएं हैं या फिर वास्तविक रेखाएं? तो ध्यान रखेंगे, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों। ये सिर्फ हमने मान ली हैं अपनी सुविधा के लिए, जिससे हम चीज़ों को समझ पाएँ, लेकिन ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये कहीं भी इस टाइप से रेखाएं खिंची हुई नहीं है। इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहीं पर समझेंगे। इसके बाद में जब नेक्स्ट मैं आगे आगे थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पे विस्तृत तरीके से बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा देशांतर के बारे में समझते हैं, ठीक है। देशांतर के बारे में जब हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस चित्र को, बहुत ही अच्छा चित्र है, आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा स्लाइड अप हो गया, चलिए कोई नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो अभी हमने अक्षांश को देखा था, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी, आपने देखा था, भली बात है, ठीक है। आपने इस चीज़ को देखा था दोस्तों। लेकिन जब हम अक्षांश के बाद जब हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर जो होता है वो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये भी आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। इस टाइप की कहीं भी रेखाएं खिंची हुई नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला आता है दोस्तों पृथ्वी के ताप कटबंध को समझते हैं कि पृथ्वी को कितने ताप कटबंधों में बांटा गया है, तो इसको यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है और यहाँ पर मतलब मैं आपसे कहूँ यहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, आप थोड़ा कंसंट्रेट के साथ देखिए, ठीक ठीक है। तो सबसे पहले आपको बीच से ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है, एक बीच से लाइन जा रही है जो पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती है। इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा, ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त भी कहते हैं और भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो एक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका अक्षांश पूछा जाता है तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। कितना दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब हम एक चीज़ को समझेंगे, मान लीजिए सपोज दैट ये है हमारा सन। क्या है दोस्तों, ये हमारा सन है, आपको दिख रहा होगा। अब सन है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब इसको सही कर लेते हैं। हाँ, ये आपका सन है। अब सन दोस्तों क्या होगा, ये इसकी लाइट जा रही है, ठीक है, प्रकाश। ये क्या है दोस्तों, प्रकाश है। इसको थोड़ा सा आप समझिए। जब ये प्रकाश है दोस्तों, तो प्रकाश ये आएगा, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रकाश दोस्तों किसको मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रकाश किसको मिलेगा दोस्तों, क्या इधर मिलेगा ऊपर यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास मिलेगा, या फिर ये सामने सबसे ज़्यादा मिलेगा। दूरी किसके बीच कम है, तो आप कहोगे यहाँ पर दूरी सबसे कम है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है आपकी, जो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहीं पर होना चाहिए, यहीं पर सबसे ज़्यादा ताप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सन की जो लाइट है वो एकदम से सीधी पड़ रही है, फोकस पड़ रहा है, जिससे कि गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये वाला आपका जो क्षेत्र है वो आपका क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंध कहलाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बहुत स्पीड से आती है, एकदम से सीधी सनलाइट पड़ती है, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, आपने देखे होंगे वेस्ट इंडीज़ के लोग देखे होंगे, ठीक है, तो वो काले इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और वनस्पति की अगर हम बात करें तो वनस्पति बहुत लंबी लंबी वनस्पति हो जाती है, और ज़मीन अधिकतर दलदल रहती है वनों में, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है इसीलिए। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वहाँ पर प्रतिदिन 4 बजे के समथिंग प्रतिदिन बारिश होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज़, वहीं पर एक गिनी तट है। कौन सा दोस्तों, गिनी तट है, आप उसको ध्यान रखिए। कौन सा तट है दोस्तों, गिनी तट है। और गिनी तट पे एक मक्खी पाई जाती है जिसका नाम होता है टिसी टिसी मक्खी। क्या नाम है उसका, टिसी टिसी मक्खी है, जिसे कहते हैं कि अंग्रेज को वो काट ले तो अंग्रेज मर जाता है, इसीलिए अंग्रेजों की कब्र कहा जाता है गिनी तट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये आई होप ये समझ में आ चुका होगा कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आप अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 0 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो आपका कटिबंध है वो आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये वाली आपको थोड़ी सी लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, कर्क रेखा बोलते हैं। इस लाइन को हम कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा, कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों इसको, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब ये वाली जो रेखा है, यहीं पर हमारा क्या है दोस्तों, यहीं पर हमारा इंडिया है, यहीं पर हमारा ये इंडिया है, और इंडिया से गुजर के कर्क रेखा जाती है। इसका अक्षांश पूछा जाता है कि कितने अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। और अगर हम मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा का जो अक्षांश है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों फिर से समझते हैं, ये हमारा सन था, ठीक है। अब सन से ये सनलाइट जा रही थी। अब सनलाइट जब जाएगी तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसके पास होगी, फिर इसके पास होगी ना, आप समझ रहे होंगे, इसके पास इसके बाद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सनलाइट पहले से थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे मौसम कैसा होना चाहिए, पहले से ठंडा होना चाहिए, यानी कि उतना गर्म नहीं होना चाहिए। जितना उष्ण कटिबंध में था उतना गर्म तो नहीं होना चाहिए, आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि जब इतनी गर्मी नहीं होगी तो कैसा मौसम होगा। अब एकदम से ठंडा मौसम तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है दोस्तों। क्या है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध है ये दोनों साइड में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे,
ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है। और मकर रेखा से नीचे वाला क्या कहलाएगा, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, यानी कि वहाँ पे शीत भी हो उष्ण भी हो, यानी कि ठंड भी हो और गर्मी भी हो, तो उसे शीतोष्ण कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगला आता है ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन दोस्तों आपके कवर हो रहे हैं यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को, तो ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें तो अगला आता है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये से क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी शीत कटिबंध, और इसको दक्षिणी शीत कटिबंध। यानी कि इधर का जो हिस्सा है वो आपका क्या कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है दोस्तों, बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ वगैरह होगी, तो यहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है अधिकांशतः, ठीक है। अधिकतर बर्फ़ जमी रहती है 12 महीने, हमारे जितने भी महीने होते हैं सारे महीने बर्फ़ जमी रहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका अक्षांश पूछा जाता है तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है आपका दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाला हिस्सा, ये पॉइंट, और नीचे ये वाला पॉइंट, ये वाला आपका उत्तरी ध्रुव और ये वाला आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका भी अक्षांश पूछा जाता है तो ये आता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब दोस्तों पूछा ये जाता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 181 है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, तो हम याद इस टाइप से रख सकते हैं दोस्तों कि आपको ये दिख रहा होगा, ये बीच वाली जो लाइन है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, और 90 दोस्तों इधर हैं, 90 इधर हैं, तो 90 कितना हो गया 180, और एक आपकी बीच वाली थी तो कितना हो गया 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखा का जो ग्रिड है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हालांकि आपको पीछे करा चुका हूं, लेकिन आप इसको फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखते हैं तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और ये वाली जो रेखाएं होती हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों। अब अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 181 थी, और दोस्तों देशांतर रेखाएं कितनी थी, तो 360 होती हैं। कितनी दोस्तों, 360 होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, प्रधान यामोत्तर रेखा। समय का निर्धारण किससे होता है दोस्तों, तो समय का निर्धारण हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, समय का निर्धारण किससे होता है, तो आपको दिया जाएगा अक्षांश से होता है, देशांतर से होता है, तो आप कहोगे हमेशा देशांतर से होता है। किससे दोस्तों, देशांतर से हमेशा निर्माण होता है जो हमारा समय है, ठीक है। अब यही आपकी क्या है, प्रधान यामोत्तर रेखा है। प्रधान यामोत्तर रेखा जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ये वाली जो लाइन है वो इसी पे ग्रीनविच मीन टाइम है, सेम इसी पे ग्रीनविच मीन टाइम है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका विषुवत रेखा थी जो मैंने अभी आपको बताई थी 0 डिग्री वाली। ये उत्तरी अक्षांश मैंने अभी आपको बताया था, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर ही। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर क्लियर करा दी हैं, तो इनमें आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है मुझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए फटाफट करा रहा हूँ, बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना, मेहनत अच्छी लग रही हो मेरी, तो लाइक शेयर बनता है दोस्तों, ठीक है। विश्व के मानक समय की बात करते हैं कि विश्व का मानक समय क्या है, तो आप कहोगे GMT बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि GMT की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे यूके आपका उत्तराखंड नहीं है दोस्तों। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय मानक समय।
रेखा, भारतीय मानक समय रेखा की बात की जाती है तो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, नैनी नामक स्थान से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्थानीय समय का सबसे अच्छा अनुमान परछाई के द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके बुजुर्ग अगर होंगे तो बुजुर्ग आपको बताते होंगे कि पहले क्या करते थे, पहले घड़ियाँ नहीं होती थी, तो घड़ी नहीं होती थी तो समय का निर्धारण कैसे करते थे, कैसे पता लगाते थे कि अभी कितना टाइम हुआ है, तो वो लोग क्या करते थे, परछाई के द्वारा मतलब पता लगा लेते थे। आपने देखा होगा कभी भी धूप में खड़े होकर देखना, अगर 12 बज रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, सूर्य एकदम से लंबवत होता है, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे हमारी परछाई थोड़ी सी छोटी बनती है, बिल्कुल छोटी बनती है। और जब भी सुबह का टाइम होगा या फिर शाम का टाइम होगा तो परछाई तिरछी बनती है और काफ़ी लंबी बनती है। दोस्तों इस तरीके से उन्हें इतना अनुमान हो गया था हमारे पूर्वजों को, वो इस टाइप से परछाई को देखकर करेक्ट टाइम बता दिया करते थे। हालांकि 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा सटीक टाइम बताया करते थे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम की, थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिए, याद नहीं होता तो रट लीजिए। हालांकि मैं रटने के पे कभी फोकस नहीं करता, पर आज कह रहा हूँ आपसे कि आप रट लीजिए यदि आपको ये ध्यान नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। इसीलिए जो हमारा इंडिया है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है जिसे IST बोलते हैं, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि वो हमारा देश जो है पूर्व में है, ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व में है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि समय के अंतर की गणना कैसे करते हैं। दोस्तों समय के अंतर की गणना, दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से कि इतना अक्षांश है, इतना डिग्री घूमती है, तो इस टाइप से मतलब पूछा जाए कि मतलब कितना समय लगेगा, आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद ही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो 360 डिग्री घूमती है, यानी कि पूरा चक्कर जब लगाएगी तो क्या होता है, 360 डिग्री होता है एक चक्कर। ठीक है, तो आपको पता है जब 360 डिग्री घूमती है तो 24 घंटे में घूम जाती है, आपको पता है भली भांति। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो आपको पता है 15 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा और 4 मिनट में 1 डिग्री का एवरेज आ जाएगा। आप इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो 15 चौका 60 होता है, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री है तो आपका 4 मिनट में 1 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझ में आ चुका होगा। अब जब आपको ये पता लग गया तो आप भली बातें निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मगर एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, वरना बेकार लग रही हो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, कितने दोस्तों, 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, और तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। 15 डिग्री पूर्व की बात की जा रही है दोस्तों, कहाँ पूर्व की बात की जा रही दोस्तों। तो आपको पता है कि 1 डिग्री को जाने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री में यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री बढ़ जाता है, 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है समय, आपको पता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके लिए दोस्तों कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं, कितने दोस्तों, 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम पर। ठीक है, तो 15 डिग्री पूर्व में जाना है, यानी कि आपको पता है पूर्व में जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था
कि 4 मिनट में 1 डिग्री बढ़ता है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 15 से 4 की गुणा कर दीजिए, यानी कि 15 चौके 60 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 60 मिनट और बढ़ जाएगा। तो यानी कि कितना समय होना चाहिए, तो दोपहर का 1 बजना चाहिए। उस स्थान पर दोपहर का 1 बजना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि 15 चौका 60 हो गया, और उसके बाद में वहाँ का जो समय है वो GMT से 1 घंटे आगे होना चाहिए, यानी कि वहाँ 12 बज रहे थे तो यहाँ पर 1 बजना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों, मैंने यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैंने दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री अक्षांश है, ये मैंने आपको बता भी दिया। तो भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी अक्षांश में है। किसमें दोस्तों, पूर्वी अक्षांश में, आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसको 82 डिग्री 30 मिनट भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी अक्षांश, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 82 डिग्री पूर्वी अक्षांश में हमारा भारतीय मानक समय है। और ये कितना है दोस्तों, तो आपको मैंने अभी बताया था। अब 82.5 है तो गणना कर लीजिए, वही आएगा 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा दोस्तों। पूर्व में है इसीलिए आगे होगा, पश्चिम में होता तो पीछे हो जाता। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बता दिया कि लगभग 5 घंटे आगे है, 5 नहीं सॉरी, यहाँ पे 5.5 होगा, आप इसको ध्यान रखिए, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसको देख लेंगे कि हमारा जो ये है, हमारा इंडिया क्या है दोस्तों माफ़ी चाहिए, ये हमारा इंडिया है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा भारत का मैप है, तो यहाँ पर ये वाली जो रेखा है ये प्रधान यामोत्तर रेखा है, जो हमारे भारत से भी होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्व में। ठीक है, होकर गुजरती है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से जो गुजर के जाती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भी आपका यहीं पर पड़ता है। तो यहीं पर एक इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है। आप इसको ध्यान रखिए। और यहाँ से आपका जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो आप ध्यान रखिए, कर्क रेखा भी हमारे भारत से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि इंग्लैंड में रात्रि के 9 बज रहे हैं, यदि इंग्लैंड में रात्रि के 9 बज रहे हैं, तो भारत में उस वक्त समय क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जितने भी लोग वीडियो देखेंगे ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं चाहिए यार, लाइक नहीं करना है मत करिए। ठीक है, आपको कमेंट नहीं करना मत करिए, सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए, बेल आइकन नहीं दबाना मत दबाइए। ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन तो दोस्तों मुझे चाहिए, मुझे 105 प्लस चाहिए आपका, मुझे आपका CTET में 105 प्लस चाहिए दोस्तों। उसके लिए आप चाहें जो चाहें, ठीक है, जैसे मेहनत करने चाहें, जितनी मेहनत मुझसे करवा पाएँ मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, पर मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। मेरे जितने भी फ़ैन हैं ना, सभी लोग, फ़ैन नहीं दोस्तों, फ़ैन तो जो लोग फेमस होते हैं उनके फ़ैन होते हैं, मैं तो आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ। ठीक है, भाई दोस्त सर आप जो समझते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, तो आप ये समझकर यहाँ पे कमेंट करेंगे इस आंसर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आज के लिए बस इतना ही रखना चाहूँगा, और आपको प्रतिदिन मैं आपके लिए NCERT का सिलेबस कराऊँगा दोस्तों। ठीक है, और आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, मैराथन क्लासेस भी चलाऊंगा, आपको CTET में 105 प्लस दिलाना मेरी गारंटी है। आप बस बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको बस हिल के नहीं जाना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद।